अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त मैं आपके साथ मौजूद हूँ सलीम अब्बासी और मेरे साथ मौजूद हैं यूनुस मेमन साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान के नामवर एक्टर, डायरेक्टर, राइटर। सन 75 से इन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया और आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। यूनुस मेमन साहब ने कई ड्रामे पेश किए, उसमें मेमनी भी थे, उर्दू भी थे। आइए चलते हैं, हम इनसे बात करते हैं कि इनका कैरियर कैसा रहा और अपनी सक्सेस को किस तरह से दे। आपका कैरियर सन 75 से शुरू हुआ, तो कैसा लगा ये सारा दौर, आपने कैसे सर्वाइव किया और आज आप किस मकाम पे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बात ये है कि सलीम भाई 1975 में जब मैं आया इस फील्ड में, तो मेमनी ड्रामों का बड़ा उरूज था। तो हालांकि मुझे शौक़ नहीं था कि मैं मतलब ड्रामे में काम करने के लिए, मैं एज ए मैनेजमेंट गया था, मैनेजमेंट के अंदर काम करने के लिए। तो एक ड्रामा शुरू हुआ था 12 होगी भैया, उसमें कोई आर्टिस्ट चला गया था। तो उन्होंने मुझे मतलब रिकमेंड किया हमारे इब्राहिम साजन साहब ने कि ये करेगा ना। हालांकि एज ऐसी नहीं थी, लेकिन बाल ऐसे ही बड़े थे, सारा ये हो ना, तो वो गेटअप इस तरह था कि कैरेक्टर में मिल गया था। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी डायरेक्टर ने कि आपने ये करना है। तो वो ड्रामा मैंने पहला 75 में किया, 12 होगी भैया, जो आदम सुमरो साहब थे राइटर डायरेक्टर। तो मेरा इस तरह और काफ़ी मतलब उरूज पे था और ड्रामा भी बड़ा सक्सेस। उसके बाद गुलाम मोहम्मद मेघानी साहब, उन्होंने जब ड्रामा देखा और मुझे कॉल की और मुझे कहा कि आप मेरे पास आओ। मैंने कहा ठीक है। मैं चला गया आजम जी हॉल में। तो वहाँ पे हथेली में चांद एक ड्रामा था जिसमें मरहूम रज़ाक राजू साहब, तो वो बड़े अच्छे आर्टिस्ट थे। तो उनको देखकर मतलब बड़ा शौक़ हुआ मुझे कि मैं मना ना करूँ। तो मैंने रज़ाक राजू साहब की वजह से वो ड्रामा गुलाम मोहम्मद मेघानी साहब का हथेली में चांद किया, वो भी करेक्टर किया। इसके बाद जब 2-3 ड्रामे मिलने लगे तो मैंने उनसे कहा कि मेरा ये शौक़ नहीं है। तो बोला फिर आप क्या करना चाह रहे हो? मैंने कहा मैं प्रोडक्शन या मतलब इस तरह का कोई काम करूं जिसके अंदर लोग मुझे जो है ना घड़ी ना दिखाए, मैं लोगों को घड़ी दिखाऊं ना। तो जैसे डायरेक्शन का शोभा है। तो मैं उस वक्त जब उर्दू ड्रामे शुरू होने लगे तो समद यार खान साहब थे डायरेक्टर, थिएटर के बहुत बड़े डायरेक्टर है माशाल्लाह। तो उनकी रिहर्सल होती थी, ये एक सिनेमा था यहाँ पर किस्मत सिनेमा, और उसके पास भी रिहर्सल वगैरह होती थी। तो मैं जाके ना छुपके से देखता था। तो मैं उनके फुटवर्क वगैरह चेक करता था कि किस तरह बता रहे हैं सारा कुछ। और एक शौक़ भी था कि समद यार खान साहब मुझे कहें, लेकिन वो कभी चांस ही नहीं मिला उनके साथ। अच्छा, इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं। हमारी जो टेक्नोलॉजी है, जैसे कैमरा हमें देख रहा है, जी जी, ज़ाहिर है कैमरे की वजह से ही हम एक पहचान का ज़रिया बनते हैं। और आज दुनिया में फेसबुक और सोशल मीडिया ने एक झंडे गाड़े हुए हैं। वो दौर ऐसा था, गुप्त दौर था। उस वक्त जो पब्लिक ऑडियंस आती थी, आपको वहाँ देखती थी, वो मुश्किल दौर था किसी चीज़ को पहचान बनाना। आज की पहचान हमारे सामने कैमरा है। जब हम इसको देखते हैं, इसके सामने बैठते हैं, बात करते हैं, तो व्यूअर तक हमारा मैसेज जाता है। ठीक है, आज और उस वक़्त की आसानी या मुश्किल क्या थी एक व्यूअरशिप के लिए, एक आर्टिस्ट या एक डायरेक्टर के लिए? उसमें ये जैसे एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, पाकिस्तान टेलीविज़न कराची सेंटर जो है, उसमें मैं रिसोर्स पर्सन भी रहा हूँ, असिस्ट करता था मैं। तो 2 सीरियल भी असिस्ट किया मैंने, सारा कुछ किए। तो सलीम भाई मैं आपको बताऊं कि वो फ़र्क ये है कि जब PTV में आप दाखिल होते थे ना, तो दाखिला बड़ा मुश्किल होता था और मशहूर होना बड़ा आसान था। कि आप अगर पासिंग शॉट से भी जा रहे हो और लोगों ने देख लिया, तो आपको मोहल्ले में भी लोग देख रहे हैं कि यार रात TV पे आया था। तो दाखिला बड़ा मुश्किल था, लेकिन सक्सेस होना बहुत आसान था। और आज का ये दौर है मीडिया का, सोशल मीडिया का, इसके और चैनल भी सैकड़ों आ गए हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि आज का जो दौर है वो सक्सेस होना ज़्यादा आसान है? आपके पास ये जो सोशल मीडिया है, इसका एक आम सा है, बहुत फेमस है, और बड़ी इजीली अगर आपके अंदर क्वालिटी है, आप परफॉर्म अच्छा करते हैं, तो आप फौरी तौर पे एक दुनिया में बूस्ट हो जाते हैं। आपने कई सक्सेस लोग देखे होंगे जो इस वक्त एक दिन में रातों रात ऊपर चांद की तरह आ जाते हैं। तो आज का दौर आसान है या उस वक्त था? आज तो मेरे ख्याल में ज़्यादा आप बेहतर उस वक्त। मैं पता है क्या, मैं माजरत चाहता हूँ ये बात करते हुए कि इस दौर में सक्सेस होना बहुत मुश्किल है। मैं इसीलिए कह रहा था कि PTV पे दाखिला मुश्किल था और सक्सेस होना आसान था। और ये सैकड़ों चैनल है, इसके अंदर आपका दाखिला बहुत आसान है, लेकिन सक्सेस होना बड़ा मुश्किल है।
इसलिए कि इतने चैनल आ गए, नहीं तो आपके हाथ में उसका रिमोट है। मुश्किल की वजह क्या क्वालिटी नहीं है जो परफॉर्मिंग हम कर रहे हैं, जो आर्टिस्ट जो है जी। डायलॉग लिख रहे हैं, जो अपना स्क्रिप्ट लिख रहे हैं डायरेक्टर, या जो एक्टिंग करवा रहे हैं या एक्टिंग करने वाले, उनके अंदर क्या आर्ट की कमी है या उनकी किरदार की कमी है या उनके एक्सप्रेशन की कमी, क्या वजह है? नहीं देखें, स्क्रिप्ट भी माशाल्लाह अच्छे राइटर हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर और अच्छे अच्छे एक्टर हैं, सारा कुछ है। लेकिन फ़र्क ये आ गया है कि पहले बाकायदा रिहर्सल होती थी। रिहर्सल होने के बाद जो है आपका पहले रीडिंग करके रिहर्सल करके फिर सीआर होता था, कैमरा रिहर्सल। आज ये नहीं है। आज आपको डायरेक्टर फ़ोन करता है कि आप आ जाएं, यूनुस साहब आपका ये सीन है। ये नहीं बताया जाता कि प्रॉप्स के अंदर क्या चीज़ें हैं, इसका वार्डरोब क्या है, मैंने क्या पहन कर जाना है या क्या लेके जाना है। आजकल इतना आसान कर दिया कि जब सेट पे पहुँचे उन्होंने कहा कि जी आपका बाप का रोल है या आपका हीरो का रोल है या आपका दोस्त का रोल है, उसके अंदर जो एक पेज दे दिया जाता है उसके अंदर पढ़ के आप कैरेक्टर के अंदर और एट ए टाइम सारा कुछ कर रहे हैं। तो देखिए क्वालिटी में फ़र्क आ ही जाता है। ये छापने वाला काम होता है, पहले छपता नहीं था। पहले बाकायदा उसके ऊपर रिसर्च होती थी, पूरा स्क्रिप्ट चेक होता था और आपकी रीडिंग होती थी। तमाम आर्टिस्ट सारे बैठे में रीडिंग कर रहे हैं। उसके बाद जाके जब स्टूडियो आप जा रहे हो तो सीआर होता था, कैमरा रिहर्सल होती थी और आपका डायलॉग की डिलीवरी चेक की जाती थी, सब कुछ। आज ये है कि मतलब जो है वो एट ए टाइम बुलाते हैं और आपका एक दिन के अंदर जो है वो आपका आधा कैरेक्टर जो होता है पूरे सीरियल में या सीरीज़ में वो निपटा देते हैं। तो फ़र्क कितना है कि मतलब सक्सेस होना जो है ना, मेरी नज़र में, हो सकता है गलत हूँ मैं, लेकिन बहुत मुश्किल है इस वक्त। क्या नाजरीन, यूनुस मेमन साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है। मैं इनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आज का जो राइटर है, क्या वो पहले की तरह मेहनत कर रहा है अपने स्क्रिप्ट के, उसके अंदर वो खोज कर रहा है, वो पहचान कर रहा है कि जो करैक्टर वो ले रहा है या जो माशरे की अक्कासी कर रहा है, क्या उस पर वर्क करके वो लिख रहा है या दूसरों को देख के नेट से कॉपी पेस्ट किया और ड्रामा पेश कर दिया? क्या ऐसा है या इसमें कोई बेहतरी है? जी सर। नहीं, मतलब कुछ लोग ऐसे राइटर हैं जो बाकायदा कंसीव करते हैं, उसको क्रिएट करते हैं, उसके बाद लिखना शुरू करते हैं तो महीना लग जाता है, डेढ़। अच्छा, कुछ ऐसे राइटर भी हैं जो फ़ौरन जो है ना लिखना शुरू कर देते हैं और लिखते लिखते जो है वो पुरानी स्टोरी उठा के डाल दी या किसी की वन लाइन उठा ली। तो ये बड़ा चक्कर चल रहा है आजकल। तो अगर इसको बाकायदा जो करंट इशू पे जो बातचीत हो रही है, सारा कुछ है, तो करंट इशू के ऊपर अगर लिखना शुरू कर दें तो मेरा ख़्याल है वो ज़्यादा बेहतर है। जैसे चरबा कहते हैं ना, जैसे फिल्म चरबा कर रही है वो, तो ऐसे बहुत से ड्रामे, एक स्टोरी अगर चल रही है तो उसको कंटिन्यू ही कर रहे हैं। और ये इसमें ये एक स्टोरी से आपका मुझे याद है, पिछले दिनों यहाँ पे एक सीरीज़ ऑफ ड्रामे हुए जी, सीरीज़ में पेश किए गए। माशाल्लाह आप तमाम लोगों को अपना टैलेंट दिखाने का चांस भी मिला और बड़े ड्रामे पेश किए गए, बड़ी पब्लिक आई और लॉकडाउन था, पूरा पेंडेमिक का दौर था, सब लोग परेशान से घरों से निकल के यहाँ पे आए। उन्होंने आर्ट काउंसिल में ये आपकी परफॉर्मिंग देखी। एज ए व्यूवर, क्योंकि मैं फ़नकार नहीं हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मेरे से कोई ऐसा जुमला अदा हो गया हो। मैंने वो देखा कि जो 30-32 ड्रामे थे जो ओपन थिएटर में पेश किए गए, तकरीबन सिमिलर स्क्रिप्ट के थे। एक ही पूरे पहले ड्रामे से लेके 30 ड्रामों के अंदर एक ही किरदार था। वही पहले ड्रामे में थे, वही सेकंड में थे, वही थर्ड में थे, वही 13 में थे, वही 30 में थे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या समझते हैं, इससे क्या आपके ड्रामा डैमेज नहीं हुआ? क्या नए करैक्टर या नए फेसेस के साथ, नए स्क्रिप्ट के साथ, नए एक्सप्रेशन के साथ अगर पेश किया जाता तो बेहतर नहीं था? बिल्कुल बेहतर था। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। असल में बात ये ना कि लकीर के फ़कीर हैं और मतलब छुटकारा चाह रहे हैं। हालांकि बड़ा अच्छा चांस दिया हमारे आर्ट काउंसिल के अंदर मोहम्मद अहमद शाह साहब ने। बाकायदा ड्रामा फेस्टिवल हुआ, जिसे सीरीज़ कह रहे हो, वो पूरा फेस्टिवल हुआ था। उसमें बड़े अच्छे मौके थे कि अच्छे अच्छे राइटर आते और वो अच्छे अच्छे राइटर जो अपना ड्रामा पेश करते और ड्रामे के अंदर ये हो जाता कि मुख्तलिफ जो है करैक्टर होते हैं, मुख्तलिफ ड्रामे होते हैं। अब कुछ तो ऐसा है कि बिल्कुल एक ड्राइंग रूम का सेट लगा हुआ है, उसके अंदर एक नौकर है, एक माँ बाप है, ये तो एज इट इज़ सारा काम चला रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चेंजिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी जो है ना सोशल मीडिया का दौर है और कैमरा हमारे सामने है, सब कुछ है। तो हमें तो एक सहूलत भी बहुत मिल गई है कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अब ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल नए आते हैं और उमर शरीफ साहब का अगर ड्रामा लगा हुआ और वो मुझसे अगर रिक्वेस्ट करते हैं कि जी मुझे चांस चाहिए, तो वो उनको तकलीफ़ नहीं होती, वो फ़ौरन जो है वो एग्री हो जाते हैं और उमर भाई को बोल देते हैं कि उमर भाई इसका कोई रोल वगैरह ही हो।
तो करेक्टर करने लग जाता। तो आज के आर्टिस्ट जो हैं वो खुश नसीब लोग हैं। पहले बड़ी दिक्कत होती थी, ये जैसे मोइन अख्तर साहब के ड्रामे, उमर शरीफ साहब के ड्रामे, ये जितने बाकी जो नए लोग आए थे वो सबको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी है, कितनी मेहनतें करनी पड़ी है, जब जाके वो कुछ सक्सेस हुए। तो आजकल ऐसा नहीं है, आजकल हो गया इजी। तो अब मैं माजरत के साथ ये कह रहा हूँ कि फ़नकार कम मज़दूर ज़्यादा हो गए हैं। असल में देखें, एक चीज़ है आपसे जो गुज़ार करना चाह रहा हूँ, जो मैंने ड्रामे देखे यहाँ पे आपको एक फुल मौका दिया गया। जी, जी, जी। ऐसे मौके शायद मेरी लाइफ में तो मैंने नहीं देखे, आप लोगों को पता होगा क्योंकि जी, आपकी एक दास्तान है इस ज़िंदगी की। यहाँ पे जो ड्रामे पेश किए गए, अगर उसके अंदर आप सॉन्ग देखें, पहले ड्रामे में जो गाना बज रहा है एंड तक वही बज रहा है, सोना लग रहा है अली वाला, सारे उसी पे परफॉर्म कर रहे हैं, या 3 गाने सेलेक्ट किए। एक ड्रामा वहाँ सुपर थिएटर में होता है, उसकी ऑडियंस वहाँ फुल पैसे दे के या बग़ैर पैसे के हॉल फुल चल रहा है। यहाँ एक ड्रामे को आपको स्पॉन्सर भी किया जाता है, उसके साथ आपको मराहत भी दी जाती हैं, पूरा आर्ट काउंसिल आपको प्रोवाइड किया जाता है। उसके बावजूद आपकी ऑडियंस आने में कमी होती है और लोग उस पर कुछ ना कुछ बातें कर रहे होते हैं। तो ये कौन सी कमी है जिसके बाद ये सारा कुछ हुआ, आज इस हाल तक आप पहुँचाए कि जो कल आपके थिएटर भरे होते थे आज वो खाली नज़र आते हैं? इसके क्या आंसर हैं? उसका यही वजह है कि आप एक चीज़ को बार बार रिपीट करके दिखा रहे हैं। ड्रामा स्क्रिप्ट वही होता है, नाम चेंज करके ला रहे हैं। जबकि यहाँ पे बड़ी अच्छी प्रमोशन है आर्ट काउंसिल के अंदर। जब मीटिंग हुई एक, जब फेस्टिवल शुरू कर रहे थे तो मोहम्मद अहमद शाह साहब ने ये कहा कि ड्रामे नए होने चाहिए, बाकायदा कॉमेडी ड्रामे होने चाहिए, क्योंकि शहर के अंदर जिस तरह के माहौल चल रहा है, कोरोना, ये सारा कोविड-19 चल रहा है, तो उसके अंदर हर आदमी दुखी है, परेशान है। तो कोई कॉमेडी का ड्रामे होने चाहिए, अच्छी लाइनें होनी चाहिए, नया स्क्रिप्ट होना चाहिए। लेकिन बस वो क्या करें, हमारे दिमाग में एक ही बात होती है कि नहीं इसको ले लो, और ये जो अभी आप कह रहे थे कि एक ही गाना बज रहा है तो सब में बज रहा है, तो ये कोई, इस पर काफ़ी एतराज़ किया मैंने। अदाकार भी सभी वही हैं। बिल्कुल। 30-32 ड्रामों में क्या आपके पास अदाकारों की कमी है, या आप टैलेंटेड लोग जो हैं उनको इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते, या नए लोग आते नहीं हैं, या क्या मसला है? देखें, ये मोनोपली होती है कि आपस के अंदर, जैसे मैं अपने मुंह मियाँ मिठू, क्या दुनिया ने देखा है, शायद आपने भी देखा होगा, ड्रामा नो चांस मैंने फेस्टिवल में किया था, जो चौथा ड्रामा था मेरा। आप लोगों ने पिछले गुज़श्ता दहाइयों में अपने टैलेंट को प्रमोट किया और नए नए फेसेस लाए जो आज तक चल रहे हैं। आज क्या कमी है कि आप वो सारे वो बार वो फेसेस, आज एक ड्रामा बंदा देख के गया है कि जी मैं कल जाऊंगा, अब दूसरे दिन आ रहा है, वही फेस खड़ा है, वही गेटअप खड़ा है, वही म्यूज़िक बज रहा है, तो क्या है ये? मैं यही बता रहा हूँ कि जब फेस्टिवल के अंदर जो ड्रामे हुए सबके अंदर, तो चौथा ड्रामा मेरा था, नो चांस। वो आपने भी देखा होगा, ऑडियंस ने भी देखा सारा, और बिल्कुल ऑड डे था, मंडे का दिन था। तो मैंने जो है आर्टिस्ट सारे नए लिए थे, और एक आर्टिस्ट हमारी सीनियर थी जो कैरेक्टर में बिल्कुल फिट थी, वो सलोमी साहिबा। उनसे मैंने रिक्वेस्ट की और सलोमी साहिबा ने एग्री किया, तो मेरे ड्रामे में आई। बाकी सारे न्यू टैलेंट था, और स्क्रिप्ट बाकायदा देकर उनके साथ बाकायदा रिहर्सल करवाता था मैं, और पूरे अच्छी तरीके से। और मैंने अपनी ड्यूरेशन ड्रामे की रखी 90 मिनट की दी थी हमें सदर साहब ने कि जी 90 मिनट के अंदर जो है ड्रामा होना चाहिए। तो मैंने 86 मिनट्स के अंदर जो है 4 मिनट पहले ड्रामा ख़त्म किया, और इंट्रोडक्शन वगैरह मिला के 90 मिनट मैंने कंप्लीट किया। तो ये डिपेंड करता है अपने ऊपर। अभी 46 साल हो गए हमें, और अल्हम्दुलिल्लाह कई ऐसे आर्टिस्ट आए, नए टैलेंट आए, सब कुछ मैं बाकायदा प्रमोट करता हूँ। तो आप समझते हैं कि टाइमिंग की बहुत कीमत है, कि टाइम के अंदर अगर परफॉर्म किया जाए तो पब्लिक तक आपका मैसेज एक बेहतरीन तरीके से पहुँच जाता है? जी बिल्कुल, आपका जो है जो मकसद है वो आप बयान कर रहे हो ड्रामे के अंदर, क्योंकि आप ड्रामे के अंदर सिचुएशन रखेंगे, उससे कॉमेडी पैदा होगी, वो राइटर का काम होता है, और सिचुएशन को करवाना डायरेक्टर का काम है। लेकिन आजकल सिचुएशन नहीं समझते। मैं ओपनली ये बात कह रहा हूँ कि हमारे जितने लोग हैं, वो ड्रामा तो ये, और सिचुएशन को भी सीक्वेंस बोलते हैं, सीन को भी सीक्वेंस बोलते हैं, और जो आना जाना है उसको भी बोलते हैं कि यार ये कॉमेडी सीन हो जाएगा, बेहतरीन। और भाई अल्लाह के बंदो, आप पहले देखो तो सही कि अगले की फुटवर्क देखें, और जो डायलॉग डिलीवरी दे रहा है उसके आप ये देखें कि वो डायलॉग डिलीवर कर रहा है तो उसका क्या वज़न है जुमले का। ये डायरेक्टर का काम होता है, लेकिन बस अल्लाह माफ़ करे कि बस चल रहा है। यूनुस साहब, आप यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे एक ख़ास बात, कल के जो डायरेक्टर थे, बड़े बड़े नाम थे, आज वो अपने ड्रामों और स्क्रिप्ट के साथ गायब नज़र आते हैं। उनमें से चंद में से कुछ एक आप बचे हुए हैं जिनका अब शहर के अंदर
एक नाम है, आपका ड्रामे और स्टेज के हवाले से एक नाम है। ऐसा क्या किया जा सकता है कि स्टेज पे ड्रामे को दोबारा प्रमोट किया जाए और ऑडियंस को यहाँ लाया जाए और आपके ड्रामों तक लोगों की रसाई आसानी से हो, कमर्शियल हो या फ्री में हो, तो क्या हो सकता है इसके लिए? इसके लिए ये है कि मैं काफ़ी हद तक कोशिश कर रहा हूँ, और ज़ाहिर है जब टीम वर्क होती है तो फिर वो सारा काम आगे बढ़ता है। मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि अच्छा राइटर और नया राइटर हो बेशक, लेकिन उसको लिखना आता हो, और वो अगर जो उसको मौजूद दिया जाए उसके ऊपर अगर वो लिख लेता है, क्योंकि 90 मिनट का ड्रामा है, अगर वो मुझे 15 दिन में भी लिख के दे देता है तो मैं उसके लिए ये नहीं कहता कि यार मुझे कल स्क्रिप्ट चाहिए, नहीं, अपने आराम से लिखने के बाद जो है फिर मैं वो डेट वगैरह लेता हूँ, उसके बाद ड्रामा। अब मैं आपको सलीम भाई एक बात बताऊँ कि मैं डायरेक्शन फील्ड में कैसे आया। मैं मैनेजमेंट में जब शुरू हुआ, इसके बाद जब मेरा प्रोडक्शन मैनेजर शुरू हुआ, मैं उसके बाद जाकर जब मैंने देखा कि बहुत ही ज़्यादा ख़राबी हो रही है, जैसे आपने कहा ना बड़े डायरेक्टर और एक्टर ये सारे जो है किनारा कश हो गए, साइड हो गए, इसकी वजह यही थी कि उन्होंने ड्रामे को बिल्कुल बेड़ा गर्क कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि बेहतर ये है कि इज़्ज़त बचा लें। तो वो साल में उमर शरीफ साहब कर लेते थे ड्रामा, मोइन भाई ने तो छोड़ ही दिया था, लियाकत सोल्जर अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे, और सिकंदर सनम, ये इनको शौक़ था। अब वो बाकी जो खेप थी, जो जूनियर भी कह लें आप, अब तो खैर सीनियर हो गए, उनका काम था कि वो नई नई चीज़ें लाते, नई बातें लाते, और स्क्रिप्ट के लिए राइटर हायर करते जिसको पेमेंट दी जाती। अब वो एक्टर भी खुद ही जो है राइटर बन गए, और जाहिर है जिसकी जितनी सोच है उतना ही लिखेगा वो, तो अपने ऊपर ही या तो वन मैन शो कर देता ये हो। देखें, अगर उमर शरीफ साहब ड्रामे लिखते थे तो आप उसको फॉलो कर रहे हैं तो बिल्कुल करें, उन्हीं की तरह करें कि उनके पास सटायर थे। आप देखें कि अनवर मकसूद साहब के ड्रामे जितने भी उनके अंदर सटायर आप देखें, तो वो हमारा साइड खाली होता है, उधर जो है वो महंगा टिकट है लेकिन रश होता है, क्योंकि एक म्यार है, एक कैलिबर है, जगह का भी बड़ा असर होता है कि मतलब जो उधर एयर कंडीशन हॉल के अंदर आप माशाल्लाह देखें, है तो थिएटर ही ना, 3 थिएटर बन गए, इससे ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इससे ज़्यादा हम क्या वो करें कि 3 थिएटर बना के दे दिए आर्ट कौंसल ने हमें, तो हम यही कोशिश में लगे रहते हैं कि बस इंशाल्लाह और हो जाएगा। अच्छा, इस वक्त एक आप देखें ड्रामे की फ़ज़ा के हवाले से मैं आपको बात करता हूँ कि लाहौर का थिएटर और कराची का थिएटर दोनों में बड़ा डिफरेंस है। जी, पहले कुछ ये पेंडेमिक से पहले, कोविड-19 से पहले मैंने लाहौर के बारे में ये पता था कि वहाँ हॉल जो हैं खचाखच भरे होते हैं और कराची की सीटें खाली होती हैं। फिर जब यहाँ पे ये बूस्ट चला इसका ड्रामे का तो सुना जी यहाँ पे गैदरिंग ज़्यादा हो गई, लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि कई सालों से लाहौर जो है ना वो बाजी ले जाता है। तो इस हवाले से कराची, और उसमें हालांकि कराची के तो बड़े टैलेंटेड लोग हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं और बड़े एक वर्क करने वाले लोग हैं, क्वालिफाइड लोग हैं, ये क्या फ़र्क आया कि वो ऊपर आ गए और आप लोग पीछे हो गए? इसकी मैं बुनियादी वजह बताऊं सलीम भाई कि असल में सबसे पहली बात तो है कि जो पंजाब के आर्टिस्ट हैं लाहौर के, वो मुनाफिक नहीं है, उनके अंदर आपस में यकजहती है और एक दूसरे को प्रमोट करते हैं। अगर सपोज़ के आपसे पूछ लिया कि जी आपके ड्रामे में कौन कौन है, कि जी फ़लाँ 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 ये हो, अब उसको पता है कि मैंने यूनुस को इंटर कराना है, तो पूछेंगे कि यार यूनुस मेमन है उस ड्रामे के अंदर, वो बोलेगा नहीं यार वो मतलब कौन देखता है ये हो ना, वो बोलते हैं भाई आजकल उसकी बड़ी वो है और नई वैरायटी लेकर आया, वो ऐसा प्रमोट करेंगे कि मुझे सीनियर आदमी को भी जो है ना इतना अच्छा प्रमोट करने के बाद जो वो इंटर करा देंगे और पेमेंट भी जो है डिसाइड कर देंगे और अच्छी पेमेंट के साथ मुझे इन करा देंगे। ये है एक मोहब्बत और भाईचारा और आपस में इत्तेफाक। हमारे ये चीज़ें नहीं, हमारे यहाँ टांगे खींचते हैं। ये जो हमारा स्टेज का ओपन थिएटर ड्रामे होते हैं, ये जो हमारे कराची के स्टेज पे होते हैं, क्या जनाना रक्स के अलावा ये ड्रामा चल नहीं सकता? क्या इसके अंदर रक्स करना ज़रूरी है? हमारे पास मैसेज नहीं है, हमारे पास शहर की प्रॉब्लम नहीं है, पब्लिक प्लेस की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ये नाच गाने पे ही हम ड्रामा कर सकते हैं या कोई मैसेज भी दे सकते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल ये ड्रामा बाकायदा मैसेज, अब जैसे कि मैं फिर अपने मुंह से मुँह मिट्टू, लेकिन ये सब पब्लिक के सामने है। काम जब होता है तो दुनिया देखती है। अभी मेरा एक ड्रामा था, मेरा सवाल ये सर कि एक पब्लिक इशू है, आप देखते हैं कि शोएब मंसूर साहब पीटीवी पे 50-50 पेश करते थे, वो पब्लिक इशू निकाल के लाते थे। आज से 25-30 साल पहले जब मैं छोटी उम्र का था, मैं ड्रामा देखता था, आप यकीन करें उस वक़्त के स्किट्स जुमले आज ऐसे लगता है कि आज की दुनिया के हैं, उस वक़्त के उस दुनिया के थे, आज के आज।
हम 30 साल बाद क्या हम नई क्रिएशन या कॉपी देख के नहीं कर सकते कि उस चीज़ को उजागर करें और उसको उन उस्तादों को फॉलो करके बेहतरी की तरफ बिल्कुल, आएं? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जैसे एक ड्रामा मेरा मुमताज़ मेंशन, उसके अंदर पूरा एक ऐसा बनाया था जो चौल होता है, एक पूरी कॉलोनी होती है, और जिस तरह पुराने ओल्ड सिटी एरिया के अंदर आज भी जो है कुछ जगहें ऐसी है जहाँ हैं, ये मैंने स्टेज के ऊपर बाकायदा बाइक भी चलवा दी, वहाँ पे फ्लैट बनवा दिए, सारा कुछ करके, और उसके 3 मैंने पार्ट किए, मुमताज़ मेंशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इसलिए कि वो पूरा जो लिख कर लाया राइटर था आमिर होकला, तो वो बड़ा सक्सेस हुआ और लोगों ने पसंद भी किया, और आज वो चल भी रहा है उसके अंदर सोशल मीडिया पे, सिकंदर सनम के चैनल पे उसके बेटे ने जो बनाया है। इसके बाद मैंने ये जो अपना कहानी मुझे लिख रही है इमरान अकील किरमानी साहब का लिखा हुआ ड्रामा करंट अफेयर के ऊपर, कि एक फुटपाथ का सेट है, और फुटपाथ के सेट के ऊपर हम सारी कहानी वही हो रही है कि कौन किस तरह ज़िंदगी बसर कर रहा है जिसके बाद रहने को घर नहीं है। ये सारी चीज़ें, फिर राइटर का जो स्क्रिप्ट चोरी हो जाता है उसके साथ क्या बीतती है, ये सारी कहानी लिखकर उसकी प्रेजेंटेशन मैंने दी थी या एयर कंडीशन 2 के अंदर। तो सलीम भाई वो ड्रामा इतना रश था, इतना सक्सेस हुआ, तो मेरे जितने ड्रामे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह कोई डांस नहीं होता। आप पब्लिक को आदत ख़राब करोगे तो इस तरह होगा। अब लाहौर के अंदर आप कह रहे हैं खचाखच, अब लाहौर का जिस तरह लाहौर में ड्रामा चल रहा है तो फैसलाबाद, मुल्तान, दो और शहर हैं, वहाँ पे लोग व्यापारी वगैरह जाते हैं ख़रीदारी के लिए। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो रात को जब अपने काम से थक जाते हैं तो वो कहते हैं यार कहाँ चलें, बोला यार ड्रामा चलें। फिर वो ड्रामे, अच्छा वो ड्रामे पहले सोहेल अहमद साहब थे, आपका अमानुल्लाह साहब, मस्ताना साहब, बबू बराल, ये जितने ड्रामे होते थे इसके अंदर आपको बेहुदा रक्स और ये चीज़ें नहीं मिलती है। अब जितने भी ड्रामे हो रहे हैं आप उठा के देख लें, यूट्यूब से निकाल लें आप। 4, 6, 8 लोग 10 लोग हैं, हाँ जो नाम के हैं कराची के ड्रामा डायरेक्टर, जी जी जिनके स्क्रिप्ट भी अपने जी वो दिल बर्दाश्ता नज़र आते हैं। जी। उनकी अपनी कमज़ोरी है या उनके वर्क की कमज़ोरी है, उन्होंने छोड़ दिया या वो कर नहीं पा रहे, क्या मसला क्या है इनके साथ? नहीं, दरअसल बात ये है कि जो कोई भी डायरेक्टर है, मैं भी हूँ, लेकिन स्टाइल अलग अलग है ना, उसका डायरेक्शन का और काम करने का एक स्टाइल है। कोई पैसे कमाने के लिए, कोई क्या करता है, कोई क्या, बहरहाल वो उनका अपना मसला है। लेकिन मेरी जो सोच है ना वो ये है कि आप काम को फोकस करें और आप उस चीज़ को तरजीह दें जो आपका स्क्रिप्ट है, उससे बाकायदा जो है आप एज ए डायरेक्टर आप 5-6 ऐसे कौन से मुसन्नद डायरेक्टर या एक्टर समझते हैं कि जिनको अपनी परफॉर्मेंस को आगे लाना चाहिए और आपके लिए या माशरे के लिए एक बेहतर परफॉर्मिंग करें ताकि लोग उनको देखें और इस तरफ आएँ? भाई देखें, मैं समझता हूँ कि जैसे खादिम हुसैन उचवी साहब, उनका बड़ा 4-4 महीने के ड्रामे, मतलब साथ ही मैंने भी साथ ही किया उनके, लेकिन वो राइटर भी थे और डायरेक्टर भी थे। उनके ड्रामे बड़े चलते थे और सक्सेस थे, सब कुछ है। मेरी रिक्वेस्ट है कि उनको आना चाहिए कि भाई खादिम उचवी साहब आ जाएं, या 1-2 लोग और हैं ऐसे हैं जो जिनको मोहब्बत है ड्रामों से, तो आके थिएटर को प्रमोट करने में। नज़र हुसैन साहब तो माशाल्लाह सबके सीनियर है। फुरकान भाई चले गए अपना अमेरिका। अब नज़र भाई पेंडेमिक से पहले या कुछ उमर शरीफ का शायद ड्रामा किया था, तो क्या समझते हो सक्सेस हुआ था या बीच में रह गया था? नहीं, जो पहला ईद पे हुआ था वो तो सक्सेस हुआ था, क्योंकि अमाउंट जो गेट मनी थी वो बड़ी उमर शरीफ साहब के नाम पे आई हो। फिर सेकंड जो था बकरा ईद का, वो कुछ बारिश की नज़र हो गया था, शहर के हालात की वजह से हो गया था। लेकिन ये दिल को तसल्ली देने के लिए ये बातें होती है। आपने खादिम हुसैन उचवी साहब का नाम लिया। जी जी बिल्कुल। इनकी सक्सेस क्या थी ड्रामे के अंदर? क्या आप कह रहे हैं वो बड़े अच्छा था, लिखते थे, राइट करते थे, तो उनकी सक्सेस क्या थी ड्रामे के अंदर कि पब्लिक आती थी? उसकी ये था कि वो 4 महीने का ड्रामा कंटिन्यूसली 4 महीने पूरा चलता था, जिसमें कमर्शियल। उसके अंदर ये है कि टिकट के रेट्स वगैरह तो चले ठीक थे, नॉर्मल, लेकिन वो आर्टिस्ट जैसे मिसाल के तौर पे उन्होंने कायदे आज़म भी ले आए स्टेज के ऊपर। अंबर ऑडिटोरियम में ड्रामा हुआ, उसमें कायदे आज़म, अल्लामा इकबाल, गांधी, लियाकत अली ख़ान, ये सारे करैक्टर उन्होंने करवाए। हमने मज़ार कायद का सेट भी लगाया, उसमें से कायदे आज़म साहब आ रहे हैं और हेलीकॉप्टर भी उतारा, सारा कुछ है। और एक नई सारी जो चीज़ें थी वो क्रिएट। ये आप कब की बात कर रहे हैं कि इतनी से उस वक्त जिद्दत हुई? ये 2005 या 6 में। अच्छा। जी जी जी, 2005-6 जब हॉल होता था बहादुराबाद में। तो आपका कोई सक्सेस ड्रामा जिसको आप समझते हैं कि ऐसा ही जैसे खादिम हुसैन उचवी साहब का, वो आपकी अपनी याददाश्त के लिए या पब्लिक के लिए
जो आपके लिए एक छाप छोड़ गई हो कि यार ये वाकई यूनुस मेमन साहब का बहुत आला ड्रामा है? मेरे मेमनी ड्रामे एक तो दो हैं, एक धनी बैठो रिसामणे और दूसरा मेरा ड्रामा है हथों हाथ फसाना। ये दो ड्रामे मेरे मेमनी हैं। और उसके बाद जो है मैंने उर्दू जो ड्रामे जितने भी किए, नो चांस हो गया जो फेस्टिवल में किया, कहानी मुझे लिख रही है किरमानी साहब वाला जो मैंने डायरेक्ट किया वो भी बड़ा सक्सेस हुआ। मुमताज़ मेंशन के पार्ट 3 तक 1, 2, 3 ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेस हुए। इसके अलावा कि चलो ना बताओ, इस तरह के काफ़ी बेशुमार ड्रामे जो मुझे याद नहीं इतने, लेकिन ये जो नुमाया नाम लिए हैं मैंने, ये बहुत ज़्यादा मेरी बजाय शोहरत भी है, समझ लें आप। अभी जो ड्रामे पेश किए जा रहे हैं इनके जो टाइटल होते हैं, जी जी, इसमें यकीनन होगा कि कुछ पब्लिक ऐसी होगी जो इन टाइटल इन नाम को पसंद करती होगी, लेकिन मैं अपनी ज़ाती तजर्बे के लिए कहता हूँ कि 50% तो हमें ऐसे लगता है यार ये नाम क्या, उस नाम को देख के हम लोग वापस हो जाते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये असल में आपस के अंदर बैठ के लोग मीटिंग करके बोलते हैं कि यार ये नाम होना चाहिए। अल्लाह के बंदे उस नाम का ये तो देखो कि फैमिली उसको लाइक करेगी नहीं करेगी, या घर वाले घर से निकलेंगे नहीं निकलेंगे। यार ये तो नाम ही ऐसा है, किसी भी उसके ऊपर कोठे के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर नाम आप रख देते हो तो ये पब्लिक नहीं एक्सेप्ट करती है फैमिलीज़, क्योंकि हमारी फैमिलीज़ में और दूसरी जगहों की फैमिलीज़ के अंदर डिफरेंट है बहुत ज़्यादा। हमारे यहाँ फैमिलीज़ बाकायदा आती है। अनवर मकसूद साहब वो माशाल्लाह इतने जीनियस, समझदार, जेन्युइन राइटर, उनका जब नाम आ जाता है तो इसमें नया आर्टिस्ट भी काम कर रहा होता है ना, वो सक्सेस है। इसलिए कि लिखा किसने, अनवर मकसूद साहब ने। उनकी रिहर्सल होती है 1 महीना 1.5 महीना बाकायदा रिहर्सल होती है, उनकी हर चीज़ के ऊपर जो है ना नज़र होती है। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हम प्रोग्राम के एंड की तरफ जा रहे हैं। आर्ट कौंसिल ऑफ कराची एक इस वक्त पूरी दुनिया में इसका नाम है, पूरी दुनिया में एक मकाम है। यहाँ पे थिएटर के हवाले से जो आपको फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, दी गई हैं, आप सब जानते हैं, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं शुक्रिया अदा करूँगा आर्ट कौंसिल का और हमारे जो सदर हैं उनका, अहमद शाह साहब का, कि वो काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। एक तो होता है ना कि चलें जी कर लें, हॉल दे दिया, लेकिन नहीं, उन्होंने हॉल भी दिया, सेट दिया, मेकअप दिया, साउंड दिया, यहाँ तक के पैसे भी दिए। इस दफ़ा तो ये भी कर दिया कि उन्होंने पैसे भी दिए और पिछली दफ़ा भी दिए थे, लेकिन इस दफ़ा बढ़ा के दिए। अब ये हमारा काम है कि इस इदारे को जो है हम सक्सेस करें और उसको ऊपर से ऊपर ले जाएं। और अल्लाह की मेहरबानी से आर्ट कौंसिल बहुत ऊपर आ चुका है और बड़ा अच्छा है, क्योंकि पहले एक थिएटर हुआ करता था ओपन एयर, उसके बाद एक थिएटर और बना एयर कंडीशन 1, उसके बाद ये एयर कंडीशन 2 जो है ये हमारे नीचे जो है बेसमेंट में ये बना। अब हमारे ड्रामे वालों को और क्या चाहिए, जब इतना अल्लाह ने चांस दे दिया कि मोहम्मद अहमद शाह साहब ने 3 ऑडिटोरियम दे दिए, अब इसको हम यूज़ किस तरह करते हैं। उनका काम तो है कि दे दिया, प्रोवाइड भी करते हैं हर चीज़, उसके बाद हम अगर ऐसे ही स्क्रिप्ट उठा के डाल दें ड्रामे, ये तो हम पे डिपेंड करता है कि हम उसका फ़ायदा उठाएं। अच्छा, अहमद शाह साहब जो है वो क्वालिटी वर्क पे यकीन रखते हैं, क्वालिटी वर्क चाहते हैं, तो क्या आप भी कोशिश कर रहे हैं कि क्वालिटी वर्क प्रोवाइड किया जाए आवाम को भी, और आर्ट कौंसिल का नाम भी, आपका नाम भी, आपका वक़ार, अहमद शाह साहब का वक़ार बुलंद हो, तो क्वालिटी वर्क के लिए आप क्या कर रहे हैं? भाई देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि शाह साहब जो है वो बाकायदा मेरी नज़र में जो है ना क्रिएटिव माइंड है। अगर कोई ये बोलता है कि फ़नून लतीफ़ा से क्या ताल्लुक़, तो उनको पता ही नहीं है बेवकूफ़ों को कि अहमद शाह का तो बाकायदा ताल्लुक़ है फ़नून लतीफ़ा से। वो 80 से मैं उनको जानता हूँ, जब ये अपना कंपेयरिंग करते थे, तहसीन जावेद साहब गाना गाते थे, नदीम अब्बास गाना गाते थे, ये मज़हर अली और अहमद शाह साहब कंपेयर हुआ करते थे। उसके बाद इन्होंने शायरी की इतनी महफ़िलें अटेंड की है कि अदीब और शायरों के बाकायदा जूते उठा के उन्होंने साइड पे रखकर, इनको जुनून इतना था। आज माशाल्लाह उनको 3-4 हज़ार मेयारी अशार याद है ज़बानी, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो उनको हर चीज़ से लगाव है। वो आप इनको थिएटर के ऊपर बात करने के लिए खड़े कर दें तो वो ऐसी बात करेंगे कि जैसे थिएटर इन्होंने बरसों से किया हुआ है। आप उनको चैनल्स के हवाले से, प्रोडक्शन हाउस के हवाले से सारी बातें, शायरों के हवाले से, अदीबों के, मुसव्विरों के, कोई ऐसा मौजू नहीं है फ़नून लतीफ़ा का कि जिस पे अहमद शाह साहब से बात कराई जाए और वो ना कर सकें या कोई लिख के लाए हों। आज के आर्ट कौंसिल में आज से 15 साल शाह साहब से पहले जो यहाँ के सूरत हाल थी, आपने तो ये अदवार देखे हैं। आज मैंने यहाँ तक लिखा है कि लोग आके यहाँ बैठना बहुत पसंद करते हैं, दिल से चाहते हैं, फैमिलीज़ आती हैं, फैमिलीज़ पसंद करती हैं, कैफेटेरिया में बैठते हैं, वहाँ बैठती हैं, एक खुशगवार माहौल है।
उस वक़्त और आज के वक़्त में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि मतलब पहले ये कि सेक्रेटरी साहिबा होती थी और नायब सदर होते थे, सदर नहीं होते थे। सदर तो पहले अहमद शाह साहब ही हैं यहाँ पर, पहले सदर का इलेक्शन नहीं होता था। हमारे जो कमिश्नर साहब होते थे वही सदर होते थे, नायब सदर का इलेक्शन होता था, सेक्रेटरी का होता था। तो उस वक्त 4 साढ़े 4 बजते थे और वो जिस तरह छुट्टी हो जाती है ऑफिस के अंदर, इस तरह ये चले जाते थे। उसके बाद इक्का दुक्का अगर कोई ड्रामे हुए उमर शरीफ साहब के तो उधर रश लगा रहा तो लोग आते थे। फैसिलिटीज़ आपको ऐसे ही मिलती थी, माहौल ऐसा ही था? नहीं, माहौल ऐसा इसलिए नहीं होता था कि बाकायदा जो है यहाँ पे डिसिप्लिन है। आपको यहाँ पे आते हुए महसूस होता है कि आप सिक्योर हैं। आप दूसरी जगह पे जाते हैं अपने आप को सिक्योर नहीं समझते जितना ये आप आर्ट काउंसिल में आकर अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं। इसकी वजह ये कि हर किस्म की फैसिलिटीज़ दी हुई है यहाँ पर। आपको थिएटर देखना है, आपको म्यूज़िकल प्रोग्राम देखना है, आपको मुसव्वरी देखनी है, आपको मुशायरे सुन रहे हैं। यहाँ पे कैफेटेरिया माशाल्लाह गुलरंग इतना अच्छा बना दिया है कि आप ये सोचते हैं कि यार मैं फैमिली को ले आऊँगा, अभी नेक्स्ट आऊँगा तो फैमिली को ले आऊँगा। यहाँ पे साफ़ सुथरी चीज़ें हर चीज़ मिलती है। तो ज़ाहिर है ये जो बॉडी है अहमद शाह एजाज़ फ़ारूकी पैनल जब से आया उसके बाद फिर ये है कि अगर 4 लफ्ज़ कहें अहमद शाह साहब के लिए कि आप कहें 4 लफ्ज़ तो आप क्या कहेंगे? बस ये कहूँगा कि जीनियस आदमी है, बहुत जिसे कहते हैं ना काबिल, और जीनियस आदमी है और हमदर्द भी है, गरीबों का हमदर्द है। क्योंकि जैसे कोविड-19 के अंदर आपने देखा कि उन्होंने चेक भी बांटे, राशन भी दिया। उसके बाद अभी जो कोविड-19 हुआ उसके अंदर बाकायदा इन्होंने राशन दिया और कैश लिफाफा भी दिया, ये जो मुझे पता चला लोगों से। तो ये हमारे फ़नकारों की सबकी हेल्प करते हैं ये। हालांकि देखिए मैं अल्लाह जानता है मेरा कि मैं कभी आज तक 1 रुपया नहीं, मैं हॉल भी किराए पे लेता हूँ पैसे देकर, लेकिन जो चीज़ें देखता हूँ ना मैं उसको मैं बाकायदा ये शौक़ ज़रूर करूँगा पब्लिक के बीच के अंदर कि अहमद शाह साहब नो डाउट बड़ा मुखलिस हमदर्द है और ऐसा सदर होना चाहिए। मेरा तो ख्याल है कि लाइफ टाइम ये सदर होना चाहिए। आखिर में आप अपनी ज़िंदगी की सक्सेस या कोई ऐसी ख्वाहिश जो आज आप नाज़रीन के सामने बयान करना चाहें या कोई अपनी स्टोरी शेयर करना चाहें? मैं यही कहूँगा कि बस ड्रामे जो है जिस तरह मैं मतलब उसको प्रेजेंटेशन करता हूँ, राइटर अच्छे हैं, अगर कोई लिख के ले आता है कोई ऐसा स्क्रिप्ट मुझे दें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। अगर आपको आगे जो देख रहे हैं मुझे और कई लोगों ने मेरे ड्रामे भी देखे हैं तो आप आएँ मेरे ड्रामे के अंदर, इंशाल्लाह गारंटी होगी कि आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी कि आप अपनी माँ बहनों के साथ बैठ के ना देख सकें। अच्छा, एक आखिर में सवाल है, इस वक्त जो कोविड-19 के पूरे पाकिस्तान के अंदर वैक्सीन हो रही है, आर्ट काउंसिल के अंदर एक ख़ास बात, यूनिक बात कि इस्लामाबाद के आर्टिस्ट, लाहौर के आर्टिस्ट सारे कराची आए, एक से एक बड़ा आदमी आपने देखा होगा और एक से एक नया फ़नकार। अच्छा, कोई लाइन नहीं है, जो आता है डायरेक्ट जाता है प्रोटोकॉल के साथ। तो उसको जो वैक्सीन हुई है उसके हवाले से एक शॉर्ट में बात कर लें, टाइम ख़त्म हो गया है। इसी के साथ फिर हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, तो आप अपना आखिरी बयान। देखें, ये बड़ा अच्छा इक़दाम है और इसीलिए मैंने अभी इतनी बातें की कि शाह साहब एक हमदर्द इंसान है, सब कुछ है। जब ये कोविड-19 का चक्कर आया और वैक्सीनेशन जब पाकिस्तान आई और सिंध गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करके उनके साथ मिल के उन्होंने बात की, मीटिंग की और उसके बाद इन्होंने एक सेंटर बना दिया यहाँ पर। सेंटर के अंदर ये है कि आप रजिस्ट्रेशन करवाएं और पहले 60 साल से शुरू किया उन्होंने, सबने लगाई। इसके बाद 50 साल, 40 साल, अब तो मेरा ख़्याल है रोज़ाना 650-700 लोग जो है वैक्सीनेशन कराते हैं और बड़ा डिसिप्लिन है, बड़ा अच्छा माहौल है कि हर चीज़ यहाँ पर आपको बेहतरीन तरीके से मिलेगी और अच्छा मतलब ओबलाइज करते हैं, बिठाते हैं सारी चीज़ें और उसके बाद हर चीज़ का पूछते हैं और उसके बाद जो है वो वैक्सीनेशन हो रही है। तो बस ये है कि अल्लाह ताला खुश रखे शाह साहब। थैंक यू यूनुस भाई। नाजरीन, आज आपने हमारा प्रोग्राम देखा, हमारे गेस्ट यूनुस मेमन साहब। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।